गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स पर कुछ और काम करें। हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 1 जो आपका पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, तो आप ध्यान से समझिए। आप परिमेय संख्या समझ गए, आप अपरिमेय संख्या समझ गए। परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, यू आर नाउ वेल नोन अबाउट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नाउ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मेक real number. It's very simple. Now I take the question number 3rd. Question is, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं अभी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बुक में रीड किया, आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि पाई जो आपका है, पाई होता क्या है। पाई को आप बहुत पहले से पाई से परिचित है। पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7। और आप ये भी जानते हैं कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज इरेशनल। तो पाई जो आया, ये जो कंसेप्ट आया, ये है क्या? ये होता है वृत्त की परिधि बटे व्यास। परिधि मतलब सरकमफेरेंस और व्यास मीन्स डायमीटर। पाई परिधि, सरकमफेरेंस, व्यास, डायमीटर। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। कोई वृत्त है, ये सर्किल है आपके पास, ये जो बाहर का है ये है सरकमफेरेंस, ये है परिधि। आप जानते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है, इसको आप जानते हैं सरकमफेरेंस है, ठीक है स्टूडेंट। और डायमीटर होता है सेंटर से जाता हुआ ये कोण, ये डायमीटर है, आप जानते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। तो सरकमफेरेंस की जो लेंथ है और डायमीटर की जो लेंथ है उसका रेशियो क्या है? पाई है। सरकमफेरेंस आपके पास फॉर एग्जांपल आप बच्चे हैं, हो सकता है आपने तार की साइकिल बनाई हो, वायर को मोड़ा, एक उस पर हैंडल लगाया और बच्चे उसको चलाते हैं तेजी से, अपने आप दौड़ रहे हैं, वो भी चल रहा है, ठीक हो गया। तो जो वायर था पहले वो लेंथ लंबा था, ठीक है, आपने उसको मोड़ दिया, तार को मोड़ दिया, तो क्या बन गया? एक वृत्ताकार शेप बन गई, सर्कुलर शेप बन गई। और जो ये बना ये है परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक हो गया। अब आपने लंबाई में नापा हुआ था, आपने कहा फॉर एग्जांपल ये था 40 सेंटीमीटर का था, 40 सेंटीमीटर वायर को आपने मोड़ा, तो परिधि का पता है आपको 40 है। पर जब हम इसका डायमीटर नापेंगे, अब उसका सेंटर से जब उसका डायमीटर नापा जाता है तो एग्जैक्टली कितना होगा कह नहीं सकते। एग्जैक्ट वैल्यू कह रहा हूं मैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि परिधि 40 सेंटीमीटर आ गई, तो वो डायमीटर या आप कहेंगे रेडियस, उसकी त्रिज्या जब मापी जाती है एग्जैक्ट नहीं मापी जाए। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ
2, आपने ज्योमेट्रिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 को संख्या रेखा पे दिखाया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ज्योमेट्रिकली आप देख तो रहे हैं कि यहां से यहां की लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, पर वो एग्जैक्ट कितनी है, वो ठीक ठीक कितनी है, आप उसको ठीक ठीक नहीं माप पाएंगे। इसलिए तो इरेशनल है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जबकि ज्योमेट्रिकली आपने उसको संख्या रेखा पे दिखाया है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल हमने स्क्वायर रूट को संख्या रेखा पर शो किया है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब हुआ, मैं जैसे कह रहा था 40 सेंटीमीटर का वायर ले मोड़ करके परिधि बनाए, परिधि आपको एग्जैक्ट पता है 40 सेंटीमीटर की है। ठीक है, परंतु उसका 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 डायमीटर बहुत एग्जैक्ट नहीं नपेगा, इसीलिए पाई इरेशनल हो गया, इसलिए पाई अपरिमेय है। दूसरी बात, यदि आपने डायमीटर नाप के लिया, आपने कहा डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, या आपने कहा रेडियस माना 10 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर डायमीटर का आपने सर्किल बनाया, 10 सेंटीमीटर रेडियस का, तो डायमीटर तो एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर है, पर जब उसकी सरकमफेरेंस नापेंगे, ठीक है, जो सर्किल बनेगा, ठीक है, जब उसके आप परिधि नापेंगे तो एक्यूरेट नहीं नाप पाएंगे आप, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है, जैसे आप इरेशनल नंबर को आपने देखा होगा कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका विस्तार जो होता है कैसा होता है, अनावर्ती, अनवसानी, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, वो नॉन रिपीटिंग जो है वो एग्जैक्ट नाप में नहीं है। आ गया समझ में। तो डियर स्टूडेंट, यहां यदि परिधि आपको ठीक से मेजर कर दिया आपने, तो यहां बहुत एग्जैक्ट वैल्यू हमको व्यास की नहीं मिलेगी। यदि व्यास को आपने एग्जैक्ट माप लिया है तो परिधि की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलती, और ये जो पाई बनता है ये आपका क्या बनता है, पाई बनता है आपका अनवसानी, अनवसानी, अनावृत्ति, अनावर्ती। ठीक है, पाई क्या बोला मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसीलिए पाई आपका, पाई क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। ठीक है, इसी को आपने C/D भी लिखा था यहां। तो आप जान रहे हैं कि पाई इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों में से एक समय पर दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती। यदि एग्जैक्ट है, डायमीटर एग्जैक्ट है, तो सरकमफेरेंस एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। यदि सरकमफेरेंस एग्जैक्ट मेजर्ड हो जाती है तो फिर डायमीटर एग्जैक्ट मेजर नहीं होता। इसलिए इसका रेशियो किस टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसकी वैल्यू तो कोई डेसिमल तक भी निकाली गई है पाई की, पर पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्ट कितना आएगा। ठीक हो गया, तो पाई इरेशनल है। और हम जो लिखते हैं पाई इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 22/7। 22/7 अपने आप में रेशनल है, इरेशनल है, रेशनल, परिमेय है ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पाई क्या है, इरेशनल और परिमेय, और 22/7 क्या है, रेशनल, परिमेय। और कभी भी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पर कैसे हो गई, क्या ये गलत है, ये है डियर स्टूडेंट लगभग, ये है लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, याद रखना। पाई पाई इज इक्वल टू 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट 22/7, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, लगभग मान है ये, इसलिए तो ये बराबर कर दिए। अदरवाइज 22/7 क्या, वो तो रेशनल परिमेय है, तो लगभग मान है।
अब क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ठीक है। तो इस ढंग से आपको इसको समझ जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आप आंसर लिख देंगे। आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका लगभग मान 22/7 22/7 लिया जाता है। बस इतना आंसर इसका। ठीक है, पाई इज एन इरेशनल, पाई इज एन इरेशनल एंड 22/7 is its approximate value। ठीक है, अब हो गया क्लियर? पाई इज एन इरेशनल एंड 22/7 इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसका लगभग मान है। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका लगभग मान 22/7 लिया जाता है। 22/7 नहीं है एग्जैक्ट। अब क्लियर हो गया आपको? तो इस रूप में आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयकरण कर देना है। हर का परिमेयकरण करिए, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9/3 ऑन नंबर लाइन। ये जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू 9.3। मैंने x की वैल्यू 9.3 ले ली। देखिए पहले मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया है, x की वैल्यू हमने 9.3 ले रखी है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं x लेंथ का लाइन सेगमेंट खींचूंगा। माने ये x है, यहां से यहां तक आपका, थोड़ा और लंबाई बढ़ा देता हूं, यहां से यहां तक आपका फॉर एग्जांपल ए बी आपका x है ये। ठीक हो गया? मैंने क्या किया, 1 यूनिट और बढ़ाया इसको आगे। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर लूंगा। जो यूनिट यहां होगी वही यूनिट यहां भी होगी, तो 1 यूनिट बढ़ा रहा हूं, मतलब ये यहां सेंटीमीटर लिया तो यहां भी सेंटीमीटर लूंगा। तो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया, 1 यूनिट बोलूंगा यहां पर तो। ठीक है, सी पॉइंट तो 1 और बढ़ाया इसको 1 यूनिट। अरे सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर समझ लीजिए। तो आप समझ जाएंगे कि ए बी मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू एक्स है और बी सी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो टोटल ए सी कितना हो गया, ए सी आपका x प्लस 1 हो गया। ए बी आपका x है, बी सी आपका 1 है, तो ए सी कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका बाइसेक्टर लूंगा, इसका मध्य बिंदु लूंगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, 90 से बड़े एंगल कंपास में डिस्टेंस लेकर के एक चाप यहां काटा, एक नीचे काटा, उतनी दूरी से यहां काटा और उसको मिलाया तो आपको उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट मिल जाता है। आपको मिड पॉइंट किसी लाइन का ड्रॉ करना आता है, यहां पर कंपास रख करके, प्रकार रख करके आधे से अधिक दूरी का एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप इसका नीचे लगाएंगे, ऐसे ना।
जैसे माना छोटी दूरी लेकर देखता हूँ, माना ये है, तो इसका आधे से अधिक ये हुआ, एक चाप क्यों लगा दिया, एक चाप मैंने इसका नीचे लगा दिया, फिर इतनी दूरी से ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक हो गया। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया यूं, तो जो एक पॉइंट हो गया, जस्ट इसका मिड पॉइंट होना है, ठीक है। ये आपका जो आएगा, ये इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट आएगा। तो ऐसे मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया और यहां पर कंपास रख करके सेमी सर्किल बना दिया यूं, इसको रेडियस मान करके, किसको, ये ओ सी या ओ ए को रेडियस मान करके, जब ये मिड पॉइंट आपका आ गया तो इस डिस्टेंस को लेकर के एक सेमी सर्किल बना, ठीक हो गया। और पॉइंट बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप के ऊपर, तो ये यहां पर मिलेगा इसमें। अब यहां पर 90 डिग्री एंगल बना लीजिए आप, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। आप यहां पर अपना स्केल और कंपास से बना सकते हैं 90 डिग्री एंगल, तो आप जानते बनाना। ये माना यहां पर मिल रहा है, एक पॉइंट है इसका भी। अब एक बीडी कितना है, बीडी आएगा कितना। अब आप देखिए, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको यहां ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है मेरे पास है, और मैंने सेंटर पॉइंट को, मध्य बिंदु को ओ बिंदु लिया, तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी में, अभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, संपूर्ण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, मैंने आपसे कहा, आपने कहा ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यदि मैं इसका हाफ ले लूं ए सी बाई 2, ठीक है। या आप कह सकते हैं, यदि मैं ए सी का हाफ ले लूं, ए ओ इज इक्वल टू ए सी बाई 2, सीधी सीधी बात है, ये पूरा ए सी है और ये उसका हाफ है, मिड पॉइंट है नहीं, इसका मध्य बिंदु है, तो ए ओ क्या हो जाएगा, इस पूरे का हाफ, पूरा आपका एक्स प्लस 1 है, ये हो गया एक्स प्लस 1 बाई 2, ठीक हो गया। अब ओबी देखिए, ओबी कितना है, ओबी को आप देखिए, ओबी में भी रिटर्न एज ए बी, या ओबी में भी रिटर्न एज, ओबी को मैं कैसे लिखूंगा, ए बी माइनस ए ओ, ओबी को कैसे लिखूंगा, ए बी माइनस ए ओ, ठीक है। और ए बी कितना है, ए बी, ये मैंने एक्स ले रखा है, ए बी इज इक्वल टू एक्स, ये माना हुआ है, यहां से यहां तक एक्स है, एक्स माइनस ए ओ मैंने निकाल दिया, एक्स प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहां करें तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स प्लस 1 बाई 2। अब देखो, जैसे ही ये नेगेटिव आया बाहर है ये, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है कि नेगेटिव इसका भी और इसका भी होना है। इसका मतलब हुआ 2x, ओपन करिए, प्लस साइन है, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है ना, तो इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी बदलेगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बाई 2। तो आपके पास ओ बी आ गया x माइनस 1 बाई 2। ओ बी आपके पास क्या है, ये वाला ओ बी आ गया x माइनस 1 बाई 2, ओ बी एक्स माइनस 1 बाई 2, ओ डी, अब आप देखो, ओ बी सॉरी एओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2। इसको देखिए आप, एओ क्या है, रेडियस है, और ओ डी क्या है, रेडियस है, ये त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि को आप मिलाएंगे तो सब त्रिज्याएं बनेंगी। ज्वाइनिंग द सेंटर विद एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस वी गेट रेडियस। रेडियस कैसे मिलेगा, सेंटर पॉइंट को, सर्किल का सेंटर पॉइंट जो है, केंद्र बिंदु जो है, उसको परिधि के किसी पॉइंट से मिलाइए, तो ओडी भी रेडियस है, एओ भी रेडियस है, एओ एक्स प्लस 1 बाई 2 है, तो ओडी भी एक्स प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी। तो मेरे पास ओडी आपकी कितने आ गए डियर स्टूडेंट, ओडी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इसमें यह हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ओडी स्क्वायर क्या हो जाएगा,
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये तो आप जानते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? ये तो समझते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का योगफल के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। ये अब ओडी स्क्वायर मेरे पास रखा, ओडी आपका रखा है, ओडी आया हुआ एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी भी मेरे पास आया हुआ, आई थिंक ओबी भी आ रखा है एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस मुझे चाहिए बीडी स्क्वायर, मुझे बीडी स्क्वायर चाहिए। क्लियर हो गया? अब आप देखिए कैसे कैलकुलेट करूंगा बीडी स्क्वायर को, आप ध्यान दीजिए। ठीक हो गया? अब कितना आएगा देखिए, यदि मुझे बीडी स्क्वायर चाहिए तो इसको मैं यहां ट्रांसपोजिशन कर दूंगा, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आई, इसका पक्षांतर करके इधर ले आए तो बीडी स्क्वायर आ जाएगा। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको मैं आ गया है, बीडी स्क्वायर अकेला हो गया, ये इसके साथ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है? तो बीडी स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, एलसीएम दोनों का 4 आ जाएगा, और ये हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो बीडी स्क्वायर हो गया आपके पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया? अब सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है, डिवाइड बाई 4। अब क्या क्या कट रहा है, ये इससे कट गया, -1 इससे कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है, यहाँ लिख देता हूं, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x/4। दिस इंप्लाइज दैट बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक हो गया? इस बी डी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगी, इसका मतलब बी डी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स 9.3। मैंने माना हुआ है x इज इक्वल टू 9.3, वही x तो है, ये आ गया ना, बी डी आपका 9.3 आ गया। अब आप देखिए ज्योमेट्री में कितनी ताकत है, ज्यामिति में कितनी ताकत है, आप इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट कभी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये रेशनल है, ये अपरिमेय संख्या है, इसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है? पर ज्योमेट्रिकली आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये बी डी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है। ये बी डी की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है। यदि हमने ये सब सेंटीमीटर में ले रखे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर है। अब ज्योमेट्री कहती है कि आपके पास स्केल है तो नापिए ना इसको कितना है। हमारे पास ऐसा स्केल नहीं है जो इसको एग्जैक्ट नाप सके। ठीक है? तो संख्या रेखा पे कैसे करेंगे, अब इसको मूल बिंदु मान करके, इसको ओरिजिन मान करके इसको आगे बढ़ाइए। संख्या रेखा बता रहा हूं, इन नंबर लाइन बना दिया आपने, इसको आगे बढ़ा दिया आपने। ठीक है? अब नंबर लाइन बन गया, ये 20 आगे बढ़ा दिया। ठीक हो रहा है? नंबर लाइन बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ऐसे ना, ये ले लिया आपने, ये इससे इतना चापियां काटो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं आपसे। प्रकार में ये दूरी ली, कंपास में डिस्टेंस ले ली, और इसका यहां पर ये डिस्टेंस है ना जो है, ये
ये आपने एक आर कर दिया, ठीक है। ये तो ये जो आया, मैं आप समझ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये आपका है, ये वाले डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। ज्योमेट्रिकली मेरे पास आ गया। इसको मैं कैसे देखूंगा, प्रकार में ये दूरी ले ली और एक चाप लगा दी। ये तो ये जो दूरी हुई संख्या रेखा के, ये मैंने कहा फॉर एग्जांपल बीपी, सी तो आपका ये था ना, ये वाला, ठीक है। बीपी यहां से यहां की दूरी बीपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। संख्या रेखा पर ये जो बीपी है इसकी डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली आपने निकाल दिया। ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है 9.3, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। वैसे तो 9.3 परिमेय संख्या है, पर स्क्वायर रूट के अंदर चली गई तो अपरिमेय हो गई। जैसे 2 क्या है, रेशनल नंबर है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। वैसे तो है 9.3 आपका रेशनल नंबर है, पर स्क्वायर रूट के अंदर जब वो चली गई तो वो इरेशनल बन गई। तो बीपी ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 हो। अब आपके पास स्केल है तो आप मेजर करिए, तो लगभग तो आप नाप ही सकते हैं कि है कितना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप भाई आपके पास स्केल है तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर आएंगे, कुछ मिलीमीटर आएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग मान आप नाप पाएंगे, परंतु संख्या रेखा पर एग्जैक्ट हो गया कि ये लेंथ आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है, ये एक्यूरेट लेंथ है। वो बात अलग है कि एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर पा रहे। तो ठीक होगी, समझ गया पूरी थ्योरी कि किस ढंग से स्क्वायर रूट 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7.1 हो, 7.2 हो, 9.1 हो, 9.2 हो, स्क्वायर रूट के अंदर ये सब संख्या जो मैं कह रहा हूं 2, 3, 5, 7, 9.1, 9.2, 9.3 स्क्वायर रूट के अंदर जो हैं उनको ज्योमेट्रिकली आप ऐसे शो करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, शायद स्क्वायर रूट 3.5 था, स्क्वायर रूट 3.5, ठीक है। पीछे एक्सरसाइज में था, वो भी हमने ज्योमेट्रिकली उसको भी दिखाया है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली आप कैसे दिखाएंगे वो हमने वहां दिखाया था, ठीक है दोस्तों। तो पीछे के वीडियो आप देख लेंगे भाई, यही तरीका यही है करने का, ठीक है। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, मैं रीड करता हूं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। 1/√7 में जो इसका डिनोमिनेटर है, 1 तो रेशनल है, एक तो परिमेय है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इरेशनल है, 1 रेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इरेशनल है। इसको रेशनल बनाना है, ये डिनोमिनेटर है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयीकरण करना मतलब हर को परिमेय बना लीजिए, सीधी सीधी बात है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स दिस नंबर इज इरेशनल, मेक इट रेशनल, सीधी सीधी बात है, ठीक है। हर का परिमेयीकरण मतलब हर क्या है, यहां पर अपरिमेय है, इसको परिमेय बनाना ही हर का परिमेयीकरण होगा। ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं रेशनलाइजिंग
द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7। अंश और हर को, अंश और हर को वर्गमूल 7 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसको रेशनलाइज करूंगा, ठीक है, और किस थ्योरी पे करूंगा, आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई होता है तो 2 बन जाता है। यदि आपसे कोई बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। आपसे किसी ने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जरा परिमेय बनाइए, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो आपका 2 आगे रेशनल बन गया। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, अंश और हर को स्क्वायर रूट ऑफ 7 से गुणा करने पर, अंश और हर को वर्गमूल 7 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो 1/√7, मैं डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, यहां भी सेम नंबर है, यहां भी सेम नंबर है, कट जाएगा, 1 आ गया, कोई नुकसान नहीं। ऐसा नहीं कि केवल यही कर रहा है, गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर कह रहा था, ऐसा नहीं होगा, केवल ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे। मैं आपसे उदाहरण के लिए कह रहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई यदि 2 बनाना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पर यदि इसके डिनोमिनेटर को आपको परिमेय बनाना है, रेशनल नंबर बनाना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु केवल स्क्वायर रूट ऑफ 7 से यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर यहां भी करेंगे, बराबर बात होगी। आंसर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई लॉस नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपने पढ़ा है, इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7, वर्गमूल 7 गुणा 7। अब एक जोड़ा बाहर ले लेते हैं, जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये बन गया आपका 7, ठीक हो गया, इसका मल्टीप्लाई आपका 7 बन गया। तो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, हर में आपकी परिमेय संख्या आ गई, ठीक हो गया, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया। तो यही करना था, हर का परिमेयकरण मतलब यहां परिमेय संख्या लाएंगे, हर का रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज मीन्स यहां रेशनल नंबर लाएंगे, आ गया, ठीक है। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने, तो आगे जब अब एक एक दिन छोड़ के हो रहा है ना काम, तो फिर ये जो 3 क्वेश्चन रहे हुए हैं ये भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।